हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आया हूँ एक धमाकेदार स्टोरी जो कि फिस्ट के ऊपर बेस्ट है। और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास फीस्ट की पावर होती है और वो अपने पंच की पावर से सबका सिस्टम हिलाकर रख देता है। तो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। स्टोरी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे जमीन के अंदर दरारें चल गई थी और चारों तरफ बिजलियां चमक उठती है। और लोग इसको फीस्ट किंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसने अपनी फीस्ट यानी कि मुक्के की पावर से पूरे जिंगायु को जीत लिया था और सबको धूल चटा दी थी। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का पंच इतना पावरफुल है कि इसके सामने कोई हथियार भी नहीं टिक सकता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर फीस्ट किंग का नाम डैन वुसुंग है। तभी डैन वुसुंग अपने हाथों को देखता है कि उसके हाथों पर काफी ज्यादा चोटों के निशान हैं और उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था और उसके हाथों से बहुत खून भी बह रहा था। तभी हमें पता चलता है कि फीस्ट किंग की ऐसी हालत कुछ अनजान लोगों ने की थी, जिनमें से कई लोगों को तो फीस्ट किंग ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब भी उन लोगों में से काले कपड़े वाला लड़का और नीले कपड़ों वाली लड़की जिंदा बचे होते हैं, जिन्हें देखकर फीस्ट किंग कहता है कि इन जवान बच्चों को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई आम बच्चे होंगे, इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखकर इनसे लड़ना होगा। लेकिन ये लोग हैं कौन और आए कहां से हैं? ये पता लगाने के लिए फीस्ट किंग उन्हीं के साथी को अपने हाथों में उठाकर उन दोनों की तरफ फेंकने लगता है, जहां उन दोनों का साथी फीस्ट किंग से अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन फीस्ट किंग उसको फेंक देता है। ये देखकर वो काले कपड़े वाला लड़का अपने साथी पर थोड़ा भी रहम न खाकर उसको अपनी तलवार से बीच में से काट डालता है, जिसे देखकर तो फीस्ट किंग की भी फटकर हाथ में आ चुकी थी कि ये साले इतने बुरे लोग हैं कि इन्होंने अपने ही साथी को इतनी बुरी तरह से मार डाला, तो ये मेरा क्या हाल करेंगे। तभी फीस्ट किंग उस काले कपड़े वाले लड़के के पास एक लॉकेट देखता है जिस पर ब्लड लिखा हुआ था, जिसे देखकर फीस्ट किंग समझ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम शायद जरूर डीमन फैक्शन से आए हो। ये सुनकर वो काले कपड़े पहना आदमी नीचे उतर कर आता है और फीस्ट किंग से कहता है कि बहुत बढ़िया फीस्ट किंग, तो तुम्हें पता चल ही चुका है कि हम कहां से आए हैं। और वो काले कपड़े पहना आदमी फीस्ट किंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम इतनी देर तक हमारे सामने टिक गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब लोग तुम्हें ऐसे ही फीस्ट किंग नहीं बोलते। तो फीस्ट किंग उसे बोलता है, अबे बैन के भाई चुप हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे केवल 10 मुक्कों के अंदर ही तेरी फाड़ कर 4 गुना करने वाला हूँ। ये सुनकर वो काले कपड़े वाला आदमी फीस्ट से कहता है कि छी छी, मैंने सोचा नहीं था तू इतना घमंडी हो सकता है। ये कहते हुए वो अपनी तलवार निकालता है और फीस्ट किंग से कहता है कि चलो देखते हैं कि झाड़ का बाल मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाता है। और अगले ही सीन में वो काले कपड़े वाला फीस्ट किंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फीस्ट किंग उसके सारे अटैक से बचते हुए काले कपड़े वाले के पेट में जोरदार पंच मार देता है, जिसे खाकर काले कपड़े वाला सोचता है कि साला मैं तो इसको कमजोर समझ रहा था, लेकिन इसने तो एक ही पंच में हवा टाइट कर दी। तभी फीस्ट किंग कहता है कि अभी तो बस एक पंच मारा है जिसमें तेरे हाल बेहाल हो गए। ये कहते ही फीस्ट किंग वापस से उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, पांचवा और बहुत सारे मुक्काई की बारिश कर देता है। लेकिन फीस्ट किंग को एहसास होता है कि साला मैंने इसको इतने पंच मारे हैं पर इसको तो झाड़ बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब मेरे पंच कई और ही लग रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी फीस्ट किंग अपने पीछे देखता है कि वो लड़की हाँ मियां खलीफा की बहन अपनी पावर का यूज करके फीस्ट किंग के हाथों को रोक रही थी। ये देखकर फीस्ट किंग सोचता है, तेरी बहन की ये कौन सा जादू, और साला इसने मुझे पकड़ा कब, इसका तो मुझे पता भी नहीं चला। फीस्ट किंग का ध्यान उस लड़की की तरफ होता है। तभी वो काले कपड़े वाला लड़का मौका पाकर फीस्ट किंग के पेट में जॉनी सैंस जैसी लंबी तलवार घुसा देता है, जिससे फीस्ट किंग के मुंह से खून निकलने लगा था। फिर वो लड़का फीस्ट किंग से कहता है कि क्या हुआ लाले, तेरा हथियार तो अभी से ढीला पड़ गया। ये सुनकर फीस्ट किंग गुस्से में आकर उस मैजिक से अपना हाथ छुड़वा लेता है और पूरे जोश के साथ काले कपड़े वाले के ऊपर मारता है। लेकिन वो नीले कपड़े वाली सनी लियोनी अपने मैजिक से फीस्ट किंग के पंच को डाइवर्ट कर देती है और जहाँ फीस्ट किंग का पंच लगता है वहाँ दूर दूर तक गहरी खाई बन चुकी थी। पंच डाइवर्ट होने की वजह से काले कपड़े वाले लड़के को फेस पर बस थोड़ी सी खरोच आई थी और फीस्ट किंग उसकी साइड में अधमरी हुई हालत में पड़ा हुआ था। फिर काले कपड़े वाला लड़का फीस्ट किंग के पास जाकर उससे कहता है, क्या यार फीस्ट किंग, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी मर जाएगा। तभी फीस्ट किंग काले कपड़े वाले लड़के के जोरदार घुसंड मारकर कहता है, हीरा बेटे कैसा लगा मेरा 10वां पंच। फीस्ट किंग के पंच से काले कपड़े वाले लड़के के सारे दांत बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा फीस्ट किंग हमें कहता है कि मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मियां खलीफा की गुफा में जा रहा हूँ, यानी कि मर रहा हूँ, पर मेरी आखिरी इच्छा है कि काश मैं इन बेन के टक्कों को एक और पंच मार पाता। ये कहते ही फीस्ट
फीस्ट किंग का राम सत्य हो जाता है। फिर पूरे वर्ल्ड में बात फैल जाती है कि फीस्ट किंग के नाम से मशहूर डैन सुवुंग द डेमन फैक्शन के हाथों से मारा जा चुका है। इसके अगले सीन में हमें एक जगह की दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही तेज बिजली चमक रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये जी उमाओ माउंटेन का सेफ हाउस है। यहाँ हम फीस्ट किंग को देखते हैं जो कि अभी अभी उठा था और वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो उससे पूछती है कि मास्टर क्या आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो फीस्ट किंग कहता है कि मैं ये कौन सी जगह पर हूँ और क्या कोई मेरा इलाज कर रहा है, क्योंकि मेरे सारे घाव गायब हो चुके हैं। फीस्ट किंग को परेशान देखकर वो लड़की उससे कहती है कि क्या फर्स्ट किंग मास्टर आप पानी पीना चाहोगे। तो फीस्ट किंग हामी भर देता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे फर्स्ट यंग मास्टर क्यों बोल रही है। तभी फीस्ट किंग की नजर एक आईने के ऊपर पड़ती है। जब वो अपना चेहरा देखता है तो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और घबराते हुए अपने चेहरे को जोर जोर से खींचने लगता है और कहता है कि मेरे पर ये चेहरा किसने लगा दिया। जब फीस्ट किंग अपनी गर्दन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई घाव नहीं है, यानी कि ये चेहरा मेरा ही है। फीस्ट किंग की पागलों जैसी हरकतें देखकर उस लड़की की फटने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उस लड़की यानी कि नौकरानी के जाने के बाद फीस्ट किंग सोचता है कि मुझे नहीं लगता ये काम उन डीमन फैक्शन वालों ने किया होगा, क्योंकि उनकी गैंड में अगर इतना दम होता तो वो कब के ही जिंगायु पर कब्जा कर लेते। उन्होंने ये काम नहीं किया तो साला इस चेहरे को मेरे ऊपर किस बेन के टकेने लगता होगा। ये सोचते हुए उसकी नजर अपने रूम में रखी बुक के ऊपर जाती है और वो सोचता है कि शायद ये भी मुझे ही पता लगाना होगा। ये कहते हुए फीस्ट किंग उस बुक को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर तो जमीन पर सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे, यानी कि उसकी बॉडी इतनी कमजोर थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी फीस्ट किंग जैसे तैसे उस बुक तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि उस बुक के ऊपर इनुहा मर्चेंट ग्रुप लिखा हुआ था। इस नाम को पढ़कर फीस्ट किंग सोचने लगता है कि ये नाम तो साला सुना सुना लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये तो बहुत बड़ा मर्चेंट ग्रुप है जो कि जिंगायु माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। तभी फीस्ट किंग को बुक से पता चलता है कि इस बुक का जो मालिक है उसका नाम ली जीन इयोन है और वही इस बॉडी का असली मालिक है जो कि इनुहा मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा है। इसका नाम फीस्ट किंग से हम इस बॉडी वाला नाम रख देते हैं, यानी कि ली जीन इयोन ही बोलेंगे या फिर और शॉर्ट कर देते हैं, इसको जीन ही बोलते हैं। साला कौन सा अपने मामा का लड़का है जो इसको इज्जत दे। वेल इसके बाद जीन वहाँ पड़े हुए लेटर्स को पढ़ता है जो कि उसके लिए आए थे, जिसमें कोई तो उससे पैसे मांग रहा था, कोई उसे जुआ खेलने के लिए बुला रहा था और कोई लड़की तो उसे अपने घर पीआर मिलने के लिए बुला रही थी। ये पढ़कर फीस्ट किंग समझ जाता है कि इस बॉडी का को मालिक था वो शायद अयाश रहा होगा या बहुत बड़ा लूजर। इसके बाद जीन उन लेटर्स को छोड़कर खुद सोचने लगता है कि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इस चूतिए की बॉडी में आया कैसे। क्या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया या फिर किसी ने इसकी बॉडी का मास्क मेरे ऊपर चिपका दिया है, और अगर ऐसा होता तो मुझे मेरी पुरानी बॉडी की ताकत अजीब से फील क्यों हो रही है, कहीं मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। फीस्ट किंग ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी भागते हुए जीन के रूम में आता है और पूछता है कि फर्स्ट यंग मास्टर क्या आप ठीक है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पहले जीन का डॉक्टर हुआ करता था और इसका नाम गोंगसुन होता है। गोंगसुन को देखकर फीस्ट किंग को थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो सोचता है कि साला ये है कौन और ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। फिर गोंगसुन कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ है तो मैं भागते भागते तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ, और वो फीस्ट किंग का हाथ पकड़कर उसे चेक करने लगता है। लेकिन फीस्ट किंग अपना हाथ छुड़वाकर कहता है कि अबे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें फालतू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोंगसुन कहता है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा यंग मास्टर कि आप एकदम ठीक हो, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनवाया है। और वो अपने 2 नौकरों से कहकर वो खाना अंदर मंगवाता है और फीस्ट किंग से कहता है कि मास्टर मैंने आपके लिए चिकन सूप बनवाया है जो आपकी बॉडी के लिए काफी सेहतमंद रहेगा और आप जल्दी जल्दी मोटे भी हो जाओगे। फीस्ट किंग जब उस खाने को देखते हैं तो उन्हें खाने में कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोचते हैं कि चिकन सूप और ड्रैगन केमिक सूप उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिसकी बॉडी ताकतवर और शक्तिशाली होती है। लेकिन मैं जिस बॉडी में हूँ उसके तो पहले से आधे पैर कब्र में है। ये बॉडी तो इस खाने को हजम भी नहीं कर सकती और शायद ये मेरी बॉडी में जाकर जहर का काम करे। फिर भी ये डॉक्टर मुझे ऐसा जहर वाला खाना खिला रहा है, इसका मतलब या तो ये डॉक्टर झोला छाप है या फिर यहाँ दाल में कुछ काला है। तभी गोंगसुन मस्का लगाते हुए मास्टर से कहता है कि मास्टर अगर आप ऐसा खाना रोज खाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही ताकतवर और जवान हो जाएंगे। जिसके
बाद तो आप ड्रैगन फिनिक्स मार्शल आर्ट के कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हो। तो फीस्ट किंग गोंगसुन से पूछता है कि इस बार कौन सा ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन हो रहा है। तो गोंगसुन बताता है कि मास्टर जी मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है ये 200वां ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन हो रहा है। ये सुनकर फीस्ट किंग गोंगसुन को वहाँ से जाने की कहता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये सूप आराम से पिलूंगा। लेकिन गोंगसुन वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फीस्ट किंग से बोलता है कि मास्टर मुझे यही तुम्हारे साथ रहने दो ताकि मैं अच्छे से आपकी सेवा कर सकूं। और फीस्ट किंग उसकी एक नहीं सुनता और उसको बाहर निकाल देता है और अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि अगर ये 200वां ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन हो रहा है, इसका मतलब मुझे मरे हुए और इस बॉडी में आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तब तो ये मेरे लिए सोने पर सुहागा है ताकि मैं उन डीमन फैक्शन वाले लड़के से मेरी मौत का बदला ले सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे उस झोला छाप डॉक्टर को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर मुझे ऐसा खाना खिलाकर कमजोर कर रहा है। इसके बाद फीस्ट किंग अपने हाथों को मसलते हुए कहता है कि बास्टर्ड, मैं इस बार तुम्हें एक ही मुक्के में खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक टेबल पर चिकन टिक्का, तंदूरी रोटी और लजीज खाना देखते हैं जो कि फीस्ट किंग की सर्वेंट उसके लिए तैयार कर रही थी। अगले सीन में हम वापस से फीस्ट किंग को देखते हैं जो नहा धोकर बाहर आता है तो उसके सामने उसकी नौकर खाना लेकर खड़ी थी। तो फीस्ट किंग कहता है, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी खाना तैयार कर लिया, चलो देखते हैं तुमने क्या क्या बनाया है। फिर फीस्ट किंग खाना देखकर कहता है, खुशबू तो अच्छी आ रही है और अब तुम हर रोज मुझे ऐसा ही नाश्ता बना कर देना। फिर फीस्ट किंग जैसे ही नाश्ता करने बैठता है तो वही झोला छाप डॉक्टर गोंगसुन रूम के बाहर खड़े होकर पूछता है कि मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये देखकर जीन गुस्से में होकर उस डॉक्टर को अंदर आने की कहते हैं। अंदर आते ही डॉक्टर कहता है कि मास्टर, आप अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं, मुझे बता देते तो मैं आपके लिए इससे भी लजीज नाश्ता बनवा देता। ये सुनकर फीस्ट किंग मन में सोचता है कि इस डॉक्टर का अब कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो रहा है, लगता है अब इसका खेल जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा। ऐसा सोचने के बाद फीस्ट किंग डॉक्टर से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, अभी अभी तो आप गए थे। तो डॉक्टर कहता है कि मास्टर, आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे आपकी बहुत चिंता है और मुझे लगा आप अकेले होंगे, इसलिए मैं आपका साथ देने के लिए आ जाता हूँ। वैसे मास्टर, आज आप काफी तंदुरुस्त लग रहे हो, मतलब मैंने जो मेहनत करी थी वो बेकार गई। तो फीस्ट किंग सोचता है कि तुमने कौन सी मेहनत करी थी, शायद तुम्हारा मतलब उस ड्रैगन फिनिक्स सूप से है। ये सुनते ही गोंगसुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और थर थर कांपने लगता है और कहता है कि मास्टर, शायद आपको गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स सूप तो बहुत ही असरदार दवाई है। तो फीस्ट किंग कहता है, ओ सच में, मुझे तो जहाँ तक पता है ड्रैगन फिनिक्स सूप एक जहर है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं मास्टर, आप गलत सोच रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको कोई जहर वाली दवाई तोड़ी दूंगा। फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। तो फीस्ट किंग पीछे से उस डॉक्टर को रोककर कहता है, क्या डॉक्टर गोंगसुन, तू खुद को इतना समझदार समझता है क्या? पहले तो तू खुद बिना बताए यहाँ आया और अब बिना बताए वापस यहाँ से जा रहा है। तू यहाँ का मास्टर है या मैं? ये सुनकर गोंगसुन की जान तो हलक में आ गई थी, लेकिन फिर फीस्ट किंग कहता है, क्या डॉक्टर, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी तो ऐसे ही फटकर हाथ में आ गई। चलो छोड़ो वो टेबल पर रखे पेन और कागज को मेरे पास लेकर आवो और जो मैं कहूँगा उसे लिखना। तो गोंगसुन भी ऐसा ही करता है, कागज पेन लेकर मास्टर से कहता है, हाँ यंग मास्टर, बताइए क्या लिखूं? तो फीस्ट किंग कहता है, चलो लिखो कि मास्टर ली जीन इयोन की गंभीर बीमारी के चलते मैं कुछ दिन यहीं पर रुकूंगा और मेरी जिंदगी तो इतनी लंबी है, तो कोई मुझे सलाह दे कि मैं आगे क्या करूं। ये सुनते ही तो डॉक्टर गोंगसुन घबरा जाता है, जिसे देखकर फीस्ट किंग कहता है, क्या हुआ डॉक्टर, तुम लिख नहीं रहे हो? तो डॉक्टर बोलता है कि मास्टर, मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ? तभी फीस्ट किंग चॉपस्टिक को डॉक्टर की तरफ मारता है, जो हल्की से डॉक्टर की गर्दन के पास से निकल गई थी, जिससे डॉक्टर को बस मामूली सी चोट ही आई थी। फिर फीस्ट किंग कहता है कि अबे डॉक्टर, अब मैं पहले वाला ली जीन इयोन नहीं हूँ। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि मास्टर, आपका दिमाग हिल गया है क्या? आप क्या बोल रहे हो? तो फीस्ट किंग कहता है, अच्छा तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चल मैं तुझे समझाता हूँ कि तू जो मुझे ड्रैगन फिनिक्स सूप पिला रहा था वो हेल्थी लोगों के लिए दवाई का काम करता है, पर मेरे जैसे बीमार और कमजोर के लिए ये ड्रैगन सूप किसी जहर से कम नहीं है। फिर भी तू मुझे वो पिला रहा था और जब मैं वो सूप पी लेता था तब तू मेरी नब्ज चेक करता था और तू सोचता था कि मैं अब तक मरा क्यों नहीं। तुझे क्या लग है मुझे इस बात का पता नहीं चला होगा? और खास बात तो यही कि तू इतनी गंदी एक्टिंग करता है कि तू मुझे मारने की इंटेंशन को अपने चेहरे से छुपा नहीं पाया। और मुझे ये भी पता है कि तू अकेला नहीं है, मुझे मारने वाला तेरे साथ और भी लोग हैं, इसलिए जो भी तेरे साथी हैं उनका नाम चुपचाप इस कागज पर लिख कर दे दे। ये सुनकर गोंगसुन कहता है कि मास्टर, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैं तो आपका इतना अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ये कहते ही गोंगसुन अपने असली रूप में आकर कहता है कि अब तुझे पता चल ही गया है तो अब तुझको मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। ये देखकर फीस्ट किंग कहता है, फाइनली डॉक्टर, तूने
उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई दिया। तो गोंगसुन कहता है कि मैं तो तुझे आराम से मारना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे ही मरने की जल्दी है। पहले तो मैं तुझे मारूंगा, तुझे मारने के बाद इन नौकरों को मारकर इनको चुप कराऊंगा ताकि किसी को मेरे बारे में पता न चले। ये कहते हुए गोंगसुन अपने शरीर से एक निडल निकाल लेता है। फीस्ट किंग उसके हमला करने से पहले ही गोंगसुन को एक मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर फीस्ट किंग उससे कहता है कि कभी भी लड़ाई के टाइम अपना ध्यान इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीस्ट किंग का हाथ लाल पड़ चुका था, जिसे देखकर फीस्ट किंग सोचता है, अरे यार ये बॉडी इतनी कमजोर है। मैंने एक पंच मारा जिसमें ही मुझे दर्द होने लग गया। पहले तो मुझे इस बॉडी को ताकतवर बनाना होगा, और एक बार अगर मेरी ताकत मुझे वापस मिल गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे मारने चाहे पूरा यूहान मर्चेंट ग्रुप ही क्यों ना आ जाए। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इस गोंगसुन को मुझे मारने के लिए यहाँ किसने और क्यों भेजा। तभी एकदम से फीस्ट किंग के सर में दर्द होने लगता है और उसको ली जीन की पुरानी यादें याद आने लगती है, जिसे देखकर फीस्ट किंग की आंखों में आंसू आने लगे थे। अगले सीन में हम ली जीन की यादें दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ली जीन यूहान मर्चेंट ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन जिन ना ही अपने दूसरे भाई जितना समझदार था और ना ही जीन तीसरे भाई जितना ताकतवर था, जिसकी वजह से सभी उसे खानदान का कलंक मानते थे। लेकिन ली जीन ने अपने सर से कलंक उतारने के लिए जीन ने कई सारे पैसे कमाने की सोची। पैसे कमाने के चक्कर में ली जीन नशे और जुआ खेलने का आदी हो गया और इस वजह से उसका कलंक तो नहीं उतरा, लेकिन उल्टा ली जीन और ज्यादा आयाश आदमी बन गया। लेकिन जब तक ली जीन अपनी गलती को समझ पाया तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसके कारण उसके कई अपने भी उससे मुंह मोड़ कर जा चुके थे। और इसी टेंशन के कारण धीरे धीरे ली जीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से उसके बाप ने ली जीन को एक दूर के किले में भेज दिया। ये सब याद आने के बाद फीस्ट किंग को काफी बुरा लगता है और वो कहता है कि पहले मुझे ली जीन के बारे में नहीं पता था, पर अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तो अब मैं पूरी तरह से मार्शल आर्ट पर ध्यान दे सकता हूँ। फीस्ट किंग सोचता है कि साला इस ली जीन के पास इतनी अच्छी बॉडी थी, फिर भी साला नशेड़ी बनने में वक्त जाया किया। लेकिन मैं अपनी पुरानी ताकत और सीक्रेट टेक्निक से बहुत ही जल्दी सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। तभी फीस्ट किंग को कुछ याद आता है और वो अपने पीछे पड़े हुए पैसों को देखता है और सोचता है कि साला अब तो मुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो मेरे पास अंबानी से भी ज्यादा पैसे हैं, इसलिए मैं बड़ी आसानी से कुछ भी खरीद सकता हूँ। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि गोंगसुन मर गया है। अगले सीन में हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी फीस्ट किंग के विला आकर उनसे मिलने की जिद करने लगता है। तो वहाँ की नौकर पूछती है कि हाँ भाई कौन हो और क्या काम है। तो वो आदमी बताता है कि मुझे मास्टर ली जीन से मिलना है, क्योंकि उनको एक जरूरी लेटर देना है और ये लेटर यूहान मर्चेंट ग्रुप की तरफ से आया है। तो वो नौकर उस आदमी को बताती है कि यंग मास्टर तो वहाँ बैठकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब वो आदमी फीस्ट किंग को देखता है तो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने ली जीन की ऐसी बॉडी नहीं देखी थी। फिर हमें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फीस्ट किंग हम सबको बताता है कि मैंने मेरे शरीर के गॉड को मैनिफेस्ट किया, जिसके बाद मैंने इसी मार्शल आर्ट को सीखा जो इस दुबली पतली बॉडी के लिए परफेक्ट थी, जिनमें से कुछ खास जैसे द एनलाइटन मोबिलिटी आर्ट, दूसरी है इनलाइटेंड बॉडी आर्ट और तीसरी ही रैपिड स्ट्राइड आर्ट और लास्ट है द फेज आर्ट। और द फेज आर्ट से ने व्हाइट लाइटिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इन सभी मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद ही मैं थोड़ा ताकतवर हुआ हूँ, लेकिन मुझे सबसे ताकतवर बनना है। ऐसा बोलते हुए फीस्ट किंग एक पत्ते को अपने पैरों से काट देता है। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है जो इनसे मिलने आया था। वो कहता है कि मास्टर ली जीन इयोन में गार्ड स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ और मेरा नाम मोकिंसियो है और यहाँ मैं आपके लिए एक लेटर लेकर आया हूँ। ये सुनकर फीस्ट किंग उससे अपना लेटर मांगने लगता है। तो वो मोकिंसियो सोचने लगता है कि क्या सच में ये मास्टर ली जीन ही है। पर मैं जिस मास्टर ली जीन इयोन को जानता हूँ वो तो काफी दुबले पतले थे और वो हर वक्त खून की उल्टियाँ करते रहते थे। फिर एकदम से ये मास्टर ली जीन इयोन इतना बदल कैसे हो। तभी फीस्ट किंग कहता है कि भूतनी के सपनों की दुनिया से बाहर आ और मुझे मेरा लेटर पढ़ने को दे दे। जिसके बाद फीस्ट किंग उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि उसके बाप तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उस लेटर में बस इतना ही लिखा हुआ था। ये देखकर फीस्ट किंग कहता है कि इस लेटर में बस इतना ही लिखा हुआ है, इसमें आगे कुछ और क्यों नहीं लिखा है कि मेरे पापा आखिर किस वजह से बीमार हुए हैं। तो मोकोसियो बताता है कि ये सब उस ओयुम क्लेनके की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर इतनी प्रोटेक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इधर उधर से भारी मात्रा में पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। ये सुनकर फीस्ट किंग कहता है कि अगर वो इतनी प्रोटेक्शन फीस चार्ज कर रहे हैं तो वो इसी हिसाब से काम भी करते होंगे ना। ये सुनकर मोकोसियो गुस्से में बोलता ही कि नहीं, वो कुत्ते बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर अभी लिटिली डाइटी सैफ ने हमारे टैक्स को बढ़ाने की बात की, अभी उन कुत्तों ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस बहाना बनाकर बात को टाल दिया।
कि वो ऐसे छोटे मोटे मामलों को नहीं संभालेंगे, वो बस मैंक्लेन पर आने वाले बड़े इश्यू को ही संभालेंगे। और जो हमारे कैप्टन हैं, वो भी ओयुम क्लेन खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ओयुम क्लेन का नाम सुनते ही फीस्ट किंग कहता है कि ये नाम तो मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी सुना है, शायद ये जेयांगू का सबसे ताकतवर आदमी है और मुझे बस ओयुम क्लेन से बात करने की जरूरत है, उसके बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो मोकोसियो कहता है कि नहीं मास्टर, एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पिताजी की हालत खराब हुई है। वो ही है कि थोड़े दिनों पहले आपके दोनों भाइयों के बीच में स्वार्ड फाइट हुई, जिसको जब तुम्हारे पिताजी ने देखा, जिससे उन्हें काफी बड़ा सदमा लगा। ये सुनकर फीस्ट किंग समझ जाता है कि उसके पिताजी की ऐसी हालत उनके ज्यादा गुस्सा करने की वजह से हुई है। इतना सब होने के कारण फीस्ट किंग अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि उन दोनों सालों में अकल नहीं है, उन्हें पिताजी के सामने इतनी बड़ी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। फीस्ट किंग को परेशान देखकर मोकोसियो कहता है कि मास्टर, आप ज्यादा टेंशन मत लो, अब आपके दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक है। तो फीस्ट किंग कहता है कि अब मैं ठीक नहीं हूँ, अब मैं खुद वहाँ आकर सब कुछ ठीक करूंगा। ये कहते हुए फीस्ट किंग खड़ा हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मोसोकियो वहाँ से महल जाकर अपने साथियों को बताने लगता है कि हमारे लिए जीन इयोन पहले से काफी बदल चुके हैं और उनका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब उन्होंने मार्शल आर्ट भी सीख लिखा है। मोसोकियो की बात सुनकर उसके साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान कैसे बदल सकता है जो इतना ज्यादा शराबी और जुआरी था। तभी उनमें से एक बंधा मोकोसियो से कहता है, क्या यार तूने जोक भी मारा तो ऐसा, कम से कम उस आदमी के लायक तो जोक मारता जो उसके ऊपर सूट करे, जैसे कि ली जीन इयोन की कोई लवर है। इधर ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन हान यूप आ जाता है, जो उन गार्ड की बातें सुनकर कहते हैं कि इसका मतलब कि ली जीन अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और मुझे उनके मार्शल आर्ट के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैं शुरू से जानता था कि उनकी फिजिक काफी सही थी। फिर वो मोकोसियो से पूछता है कि आखिर कब तक आने वाले हैं ली जीन। तो मोकोसियो बताता है कि मुझे इतना नहीं पता कि वो कब तक आएंगे, लेकिन उन्होंने आने की तो बोला था। तभी उन सबको बाहर से आवाज सुनाई देती है कि यंग मास्टर ली जीन आ चुके हैं। ये सुनकर हान सभी से कहता है कि जल्दी से सभी तैयार हो जाओ, हमें उनका स्वागत करने के लिए चलना है। अगले सीन में हम ली जीन को देखते हैं, जो कि अब मर्चेंट ग्रुप के बाहर आ चुका था और वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है कि साला ये मर्चेंट ग्रुप तो सच में काफी कमाल की चीज है। मैंने कभी भी इसको असलियत में नहीं देखा था, लेकिन इस मर्चेंट ग्रुप को नजदीक से देखने में काफी अच्छा लग रहा है। लगता है जिस इंसान की बॉडी में मेरा दोबारा जन्म हुआ है। साला वो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। साले के पास इतने पैसे थे, फिर भी सही से अपनी लाइफ नहीं जी पाया बेचारा। तभी फीस्ट किंग यानी कि ली जीन के पास दो जवान लड़कियां आती है, जो जीन को अपने साथ ले जाने आई थी। बट जीन उन लड़कियों की मना कर देता है कि मैं खुद जाकर लीडर से मिलूंगा, चाहो तो तुम दोनों जाकर आराम कर सकती हो। इसके बाद जीन महल में आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है कि साला अभी तक मेरा वेलकम करने के लिए कोई आया क्यों नहीं। तभी जिन को अपने सामने गार्ड स्क्वाड आती हुई दिखती है। गार्ड स्क्वाड जीन के वापस आने की खुशी में भर भर कर जीन को बधाई देने लगते हैं। यहाँ गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन हान भी खुद को जीन से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि यंग मास्टर आप तो काफी बदल गए, अब तो आपको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। तभी पास में एक आदमी खड़ा होकर सोचने लगता है कि मिस्टर हान की तो कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने पहले कुछ लकड़ियों के लिए भरी महफिल में उनकी बेइज्जती करी थी, आज वो उसी जीन के सामने झुककर उनको सलाम कर रहे हैं। लेकिन तभी जिन उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे जैसे आदमी को जिसने तुम्हें काफी दुख पहुंचाया था, फिर भी तुमने इतने अच्छे से मेरे स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। ये देखकर हर कोई हैरान होता है और सोचते हैं कहीं हम सभी सपना तो नहीं देख रहे हैं और क्या सच में यंग मास्टर इतना बदल चुके हैं। इसके बाद वाइस कैप्टन हान जीन को अपने साथ महल के अंदर लेकर जाता है ताकि जीन अपने पिताजी से मिल सके। अंदर जाने के बाद हान जीन को बताता है कि मैंने लीडर को बता दिया ही है कि आप उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तभी वहाँ पर यूनहा मर्चेंट ग्रुप के लीडर के सबसे छोटे बेटे लीजा इयोन आ जाता है और वो जिन की बेइज्जती करते हुए उससे कहता है कि तुम तो वही अय्याश आदमी होना, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम पहले से काफी बदल गए हो। ये सुनकर जिन लीजा इयोन को घूरने लगता है और सोचता है कि इसको एक पंच मारूंगा तो इसकी सारी हेकड़ी जमीन पर आ जाएगी। दोनों की लड़ाई न हो
इसलिए मिस्टर हान बीच में आकर लीजा योन का हाथ हटाकर बोलता है कि तुम दोनों भाई आखिर इतने दिनों बाद मिले हो तो गले लगो, ये तो खुशी का अवसर है। लेकिन लीजा योन उल्टा मिस्टर हान को जोरदार तपड़ मारकर कहता है, क्या तू अपनी औकात भूल गया है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे शरीर को टच किया? लगता है तुझे तेरी हैसियत याद दिलानी पड़ेगी। लीजा योन की ऐसी हरकत देखकर जीन को काफी गुस्सा आता है और वो लीजा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लीजा योन के होश उड़ गए थे। फिर जीन उसको बताता है कि मैं यहाँ कब से आने की बेताब था ताकि मैं तुम जैसे बदतमीज को सीधा कर सकूं। और जीन लीजा के कंधे को पकड़कर जोर से दबाने लगता है, जिससे लीजा की हालत दर्द से खराब होने लगी थी। तो वो जीन से कहता है, कमीने तुझमें दिमाग नहीं ही है क्या? छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। कमीना सुनकर जिन गुस्से से लाल हो जाता है और लीजा से कहता है कि बैठे, अब टाइम निकल चुका है, अब से तू मुझे बड़ा भाई कहेगा। इन दोनों में कहा सुनी चल ही रही थी, जिसे देखने के लिए वहाँ कई सारे लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि मर्चेंट ग्रुप के लीडर का दूसरा बेटा ली हुआ यन भी वहाँ आ चुका था, जो इतनी भीड़ देखकर मिस्टर हान से पूछता है कि ये इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी क्यों है और ये हो क्या रहा है। तो मिस्टर हान बताता है कि आपके तीसरे भाई और पहले भाई के बीच में थोड़ी कहा सुनी हो गई है, जिसकी वजह से इतने लोग उन्हें देखने आए हैं। तो ली हुआ यन को लगता है कि शायद लीजा योन ली जीन को परेशान कर रहा होगा, क्योंकि वो पहले भी ली जीन को काफी तंग किया करता था। इसलिए ली हुआ यन भीड़ को साइड कर जब वो अपने भाई लीजा को रोकने आगे जाता है और जैसे ही वो अपने सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस बार ली जीन लीजा को बुरी तरह से मार रहा था। तभी ली जिन लीजा से कहता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम पिताजी के रूम के बाहर खड़े हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तीनों भाइयों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ लीजा अभी भी जीन से माफी मांगे जा रहा था। तभी जिन को ली हुआ के हाथ पर चोट के निशान दिखाई पड़ते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या ये निशान लीजा ने दिए हैं। ये कहकर जिन वापस से लीजा को बुरी तरह से मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से अपने बड़े भाई दादागिरी नहीं करनी चाहिए थी। और बेचारा लीजा बस माफी मांगते हुए सोच रहा था कि ये जिन मुझे मार कैसे पा रहा है, इसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से। उधर ली हुआ जिनसे पूछता है कि सैफ हाउस में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है क्या? तुम जब से यहाँ आए हो तब से बदले बदले लग रहे हो। तो जिन कहता है कुछ खास नहीं, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी नजरें काफी तेज है। तभी जिन को वहाँ कुछ स्क्रॉल्स नजर आते हैं, जिन्हें देख वो ली हुआ से पूछता है कि ये क्या चीज है। तो हुआ बताता है कि ये कुछ कर्मचारियों की लिस्ट है जिनकी जरूरत कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पड़ेगी। तो जीन को उस लिस्ट में म्युआंग का नाम दिखता है और वो सोचता ही कि आखिरकार म्युआंग का नाम कॉन्फ्रेंस के लिए किसने दिया होगा। लेकिन अब जिन को समझ आ चुका था कि म्युआंग को रिकमेंड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ओयुंग है। इसलिए जीन अपने भाइयों से पूछता है कि अगर तुम में से कोई भी ओयुंग क्लेन के साथ काम कर रहा है तो मुझे अभी बता दो ताकि तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन दोनों भाई मना कर देते हैं कि नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ काम करके हम इस मर्चेंट ग्रुप तबाह नहीं करना चाहते। ये सुनकर जिन को अच्छा लगता है कि उसके भाई ओयुंग क्लेन के साथ काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो हुआ से पूछता है कि इस लिस्ट में जिस के भी नाम है, क्या वो सभी कल की मीटिंग में आने वाला है? तो ली हामी भरते हुए कहता है हाँ। जीन भी कल उस मीटिंग में आने की बोलकर वहाँ से चला जाता है। जीन के जाने के बाद लीजा सोचने लगता है कि आखिर उस सैफ हाउस में ऐसा क्या हुआ कि जीन इतना बदल गया। मैं क्यों उस सैफ हाउस में नहीं गया ताकि मेरे पास भी इतनी ताकत आ जाती। इसके बाद हम जीन को देखते हैं जो कि अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके रूम में आ चुका था। जीन को देखकर मर्चेंट ग्रुप के लीडर सोंगमिन पूछते हैं कि बाहर ये कैसा शोर हो रहा था। तो जीन बहाना मरते हुए कहता ही कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सभी लोग मुझे देखकर हैरान थे। खैर आप ये सब छोड़ो, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने सुना था कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो सोंगमिन कहते हैं कि बच्चे ये कोई नई बात नहीं है, मुझे तो स्टार्टिंग से ही स्ट्रेसफुल रहने की आदत है, क्योंकि इतने बड़े मर्चेंट ग्रुप को अकेले संभाल पाना इतना भी आसान नहीं है और अब मैं काफी बूढ़ा भी हो गया हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम तो पहले से काफी अलग ही लग रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम बदल गए। ये सुनकर जिन थोड़ा इमोशन हो जाता है, क्योंकि फीस्ट किंग ने अभी बाप के प्यार को महसूस नहीं किया था, क्योंकि फीस्ट किंग ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। पर अब तो फीस्ट किंग जीन की बॉडी में था, इसलिए उसको सोंगमिन का दुलार करना अच्छा लग रहा था। फीस्ट किंग जीन की यादों को देखता है, जिसमें वो देखता है कि सोंगमिन कितने महान इंसान है और उन्होंने ने काफी लोगों की मदद भी की, लेकिन अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए
इसलिए जीन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आज्ञा हूँ तो मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनकर सोंगमिन पूछता है कि सब कुछ संभालने से तुम्हारा क्या मतलब है? तो जीन उन्हें कुछ न बताकर आराम करने की बोलता है। अगले दिन हम मर्चेंट ग्रुप की कॉन्फ्रेंस मीटिंग को देखते हैं, जहां हर एक आदमी आया हुआ था, यानी कि ओयुंग क्लेन भी, जो मर्चेंट ग्रुप के गार्ड स्क्वाड का लीडर था। तो एक आदमी जीन को वहां देखकर गार्ड स्क्वाड लीडर से कहता है कि लीडर, ये तो सोंगिमन का सबसे बड़ा बेटा है, ये पर क्या लेने आया होगा? तो लीडर इस आदमी को बताता है कि शायद जीन मर्चेंट ग्रुप में अपने हिस्से को लेकर चिंतन कर, इसीलिए ये यहाँ आया होगा। उधर हुआ सभी लोगों को अपनी बातें कह चुका था और लास्ट में वो मीटिंग में आए सभी लोगों से पूछता है कि क्या कोई अपनी बात कहना चाहता है, और नहीं तो हम आगे की मीटिंग शुरू करते हैं। तभी ओयुंग क्लेन कहता है कि रुको रुको, मुझे कुछ कहना है। मैंने सुना ही कि हमारे पहले यंग मास्टर वापस आ चुके हैं और उनके पास एक भी गार्ड नहीं है, तो उनकी सुरक्षा के लिए मेरे पास एक गार्ड है। ये सुनते ही पूरी मीटिंग में फूस फूस बातें होने लगती है कि ओयुंग क्लेन के कई सारे लोग पहले ही मर्चेंट ग्रुप में आ चुके हैं। अगर इससे ज्यादा लोग मर्चेंट ग्रुप में आए तो पूरा मर्चेंट ग्रुप ही ओयुंग क्लेन के कब्जे में हो जाएगा। ये बातें सुनकर ओयुंग क्लेन को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने हाथ में लगा गिलास फोड़ डालता है, जिससे मीटिंग में आए सभी लोग घबरा चुके थे। लेकिन ओयुंग क्लेन सभी से कहता है कि डरो मत, ये गिलास तो गलती से टूट गया। वैसे मैंने अभी जो बात कही थी, क्या उस बात से यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ये देखकर मीटिंग में आए सारे लोग ओयुंग क्लेन की बात सुनकर समझ चुके थे कि वो उनको खुली धमकी दे रहा है। तभी जिन सभी के सामने बोलता है कि मुझे दिक्कत है और मैं सभी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि गार्ड स्क्वाड के लीडर ओयुंग क्लेन को लीडर की पोस्ट से हटा दिया जाए। ये सुनकर ओयुंग क्लेन के गार्ड वहाँ जोर जोर से हंसने लगते हैं कि हमारे लीडर को यहाँ से निकालना इतना आसान है क्या? तभी ओयुंग क्लेन जीन से कहता है कि तुम अभी अभी आए हो, इसलिए तुम्हें शायद अच्छे से पता नहीं है कि मैं आखिर हूँ कौन, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही ये एहसास दिला दूंगा। ये सुनते ही जीन अपनी फिस्ट की पावर से जमीन पर एक पंच मारता है, जिससे चारों तरफ बिजली चमक उठती है। फिर हमारा फीस्ट किंग कहता है कि ओयुंग क्लेन, तुम शायद भूल गए होंगे कि तुम बस एक गार्ड स्क्वाड के लीडर हो और मैं मर्चेंट ग्रुप का वारिस हूँ। इसके बाद हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ जिन ने पहले ही लीन हुआ को सब समझा दिया था कि वो गार्ड स्क्वाड के लीडर को कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ओयुंग क्लेन को उसकी पोस्ट से हटाएगा। लीन हुआ इसके लिए मान तो गया था, लेकिन वो जिन को बताता है कि किसी को डिसमिस करना इतना आसान नहीं है। तो जीन कहता है, भाई जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें नहीं लगता कि कोई धीरे धीरे मर्चेंट ग्रुप को खत्म कर रहा है? और देखो जरा कि मर्चेंट ग्रुप में हमारे लोगों से ज्यादा तो ओयुंग क्लेन के लोग नजर आते हैं। वैसे भी तुम उन लोगों की टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई सब कुछ संभालेगा। इसके बाद वापस हम परजेंट में आते हैं, जहाँ ली हुआ जिन के पंच की पावर देखकर समझ चुका था कि जीन ऐसे संभालने की बात कर रहा था। तभी ओयुंग क्लेन के कुछ लोग सामने आकर जिन को डराने लगते हैं। तो कैप्टन हान अपने साथियों के साथ आगे आकर कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे यंग मास्टर जिन को तलवार दिखाने की? यहाँ दोनों ग्रुप आमने सामने आ चुके थे, यानी कि इनके बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती थी। तभी जिन बीच में बोलते हुए कहता है कि यार टन, कितने खराब हो तुम, डरा भी रहे हो तो किसको जो तुम्हारा मालिक है? क्या तुम सब सच में मरना चाहते हो क्या? वैसे मुझे बुरा तो लग रहा है कि तुम्हारा कैप्टन ओयुंग क्लेन लीडर की पोस्ट से हट रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे ओयुंग क्लेन से कुछ कहना है। तो जीन बताता है कि तुमने मुझे मारने के लिए गोगनसुन नाम के डॉक्टर को सेफ हाउस में भेजा ताकि वो आसानी से मुझे मार सके। साथ ही तुमने मेरे दोनों भाइयों के बीच आग लगाकर लड़ाई करवाई ताकि तुम उनकी लड़ाई का फायदा उठा सको। और तुम्हें ये भी पता था कि सोंगमिन टेंशन की वजह से ही बीमार पड़कर पलंग पर लेट जाएंगे, जिससे पूरा युहा मर्चेंट ग्रुप तुम्हारे हाथ में आ जाता। ये सारी बातें सुनकर ओयुंग क्लेन जोर जोर से हंसने लगता है और जिन से कहता है कि ये सारी बातें जो अपने कही ये आपका भ्रम है। तो जिन ओयुंग क्लेन के पास आकर उससे कहत भे कि जिस गोंगसुन को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था, जिसको मैंने एक ही पंच में मार डाला, तब से ही मैं ये जानना चाहता था कि आखिर मुझे मरवाने वाला है कौन। आगे जीन बताता है कि ओयुंग क्लेन, अगर तुम्हें वापस से किसी मर्चेंट ग्रुप पर अपना राज करना हो तो अगली बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। जीन की बातें सुनकर ओयुंग क्लेन गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में आकर जिन से कहता है कि क्या तुम सच में मेरे हाथों से मारना चाहते हो? आखिर जिन भी ओयुंग क्लेन से यही बुलवाना चाहता था कि कब वो अपने असली रूप में आए और जिन की बातों को सही साबित कर दे, क्योंकि अभी तक जिन ने जितनी भी बातें बोली थी वो सब उसने मन से बोली थी, लेकिन ओयुंग क्लेन ने गुस्सा करके जिन की सारी बातों को सच साबित कर दिया था। तभी ओयुंग जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन उस हमले को अपने फीस्ट की पावर
से ब्लॉक कर देता है। उन दोनों के हमले की वजह से वहाँ आसपास पूरी तरह से बिजलियां चमक उठती है और सभी लोग पीछे जाने लगते हैं। जीन की लाइटिंग पावर को देखकर ओयुंग क्लेन समझ चुका था कि जीन ने मार्शल आर्ट्स सीख लिया है। मीटिंग में आए सभी लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार जिन ओयुंग क्लेन के हमले को कैसे रोक रहा है। तभी जिन कहता है कि मर्चेंट ग्रुप के लीडर के सबसे बड़े बेटे पर हमला करना क्या सही है। मुझे नहीं लगता ये सही होगा, इसलिए तुम्हें अनुशासन सीखना पड़ेगा और ये एक ऑफिशियल टूवेल है। तो ओयुंग क्लेन भी अपने साथियों से कह देता है कि अब हमारे बीच में ऑफिशियल टूवेल हो रही है, इसलिए कोई भी हमारे बीच में दखल नहीं डालेगा। इसके बाद ओयुंग क्लेन अपनी स्वॉर्ड को दिखाकर कहता है कि जीन, तुमने जरूर किसी अच्छे मास्टर के पास जाकर मार्शल आर्ट सीखा होगा, लेकिन मेरे जितना एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं है। ये कहते हुए वो जिन के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच काफी एपिक फाइट शुरू हो जाती है और जिन अपने पावरफुल पंच को ओयुंग को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने एक्सपीरियंस की बात करोगे, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अच्छे से पहचाना नहीं है। और तभी जिन फीस्ट की पावर से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे ओयुंग क्लेन आसमान की सैर करने चला जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। फिर जीन अपनी मोबिलिटी पावर का इस्तेमाल करके ओयुंग क्लेन पर वापस हमला करता है। जीन के हमले को ओयुंग क्लेन बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रहा था। जिन के हमले से ओयुंग शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि जीन को देखकर लगता नहीं है कि ये किसी से मार्शल आर्ट सीख कर आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सीजन मार्शल मास्टर से फाइट कर रहा हूँ। ये देखकर ओयुंग क्लेन अपनी स्वॉर्ड में अपने ऑरा को भी शामिल करने लगता है और यूज करता है 3 फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट का ओयुंग जिन पर हमला कर पाता। उससे पहले ही जीन रैपिड स्ट्राइड का यूज करते हुए ओयुंग के पास जाता है और अपनी फीस्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि लड़ाई खत्म हुई। ये कहते ही वो उसको पंच मारता है, जिससे ओयुंग क्लेन छत फाड़ते हुए आसमान में चला जाता है, जिसको दूर खड़े हुए मर्चेंट ग्रुप के लीडर भी देख रहे थे और सोचते ही कि शायद मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट सीख ली। उधर ओयुंग क्लेन बेहोश होकर जिन के कदमों में आकर गिरता है। इससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि अब ओयुंग क्लेन ऑफिशियल टूवेल हार चुका था। ओयुंग क्लेन को संभालने के लिए उसके आदमी भागते हुए आते हैं, तो जीन उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हारा लीडर हार गया, तो क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो? ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर, आपने ये फाइट बिना किसी चीटिंग के जीती है, इसलिए एम गारंटी दे रहा हूँ कि ओयुंग क्लेन अपना बदला लेने के लिए ऑफिशियल टूवेल का ही यूज करेंगे और जब हम बदला लेने आएंगे तब मर्चेंट ग्रुप बदला लेने से हमें मना नहीं कर पाएगा। तो जीन उन्हें समझाते हुए कहता है कि ठीक ही मैं तैयार हूँ, जैसे तुम वैसा मैं। अगर तुम बदला लेने आओगे तो मेरी फीस्ट की पावर झेलने के लिए तैयार रहना और ये याद रखना कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी अकेले की है। यूं मर्चेंट ग्रुप का इस लड़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर ली हुआ कहता ही कि भाईजान, ये लोग बहुत खतरनाक है। जीन उसे कहता है चिल मार, छोटे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर जीन ये भी कहता है कि मर्चेंट ग्रुप मेरा है, लेकिन वो मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरे पिताजी का है। ये उन लोगों का भी जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये मर्चेंट ग्रुप उनका भी है जिसने सुबह मेरा स्वागत किया था। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सीधा मुझसे आकर मिले। ये कहकर जिन सभी को वहाँ से निकाल देता है। ये सुनकर मर्चेंट ग्रुप के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ओयुंग क्लेन के साथ ही अपना सर नीचे करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही जीन का गार्ड, जिसका नाम मोकोसियो था, वो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि अब हम जीत चुके हैं। इसके बाद जीन अपने से छोटे भाई यानी कि हुआ को अपने पास बुलाकर कहता है कि हम जीत गए, इसलिए तुम जल्दी से मेरे लिए अमृत की व्यस्तता कर ही सकते हो। तो हुआ कहता है, हाँ भाई, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगले सीन में हम 3 अनजान लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या सच में ली जीन वापस आ चुका है, और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।